बड़ी खुश लग रही है। स्कूल वाले मान गए क्या? तो फिर स्कूल ही गई थी ना तू? हाँ, कोशिश करने। अच्छा, एक काम और बाकी है। बात शायद हमारा दाखिला हो जाएगा, है ना? मुझसे क्या पूछती है? मैं क्या जानूं तू क्या करने गई थी? पर तुझे लगता है हो जाएगा तेरा दाखिला? मैं सोच लिया है महाराज जी, हमें पढ़ना है तो बस पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखना महाराज जी, आज नहीं तो कल जो हम चाहते हैं वो हो के रहेगा। अगर तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। चल। नरेंद्र बाबू, ये सारे पेपर लगा दिए हुए ना, आप देख लीजिए। नरेंद्र बाबू, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि उस मासूम सी बच्ची के साथ कब तक नाइंसाफी होती रहेगी। और क्यों? गंगा तो अपनी एक मुस्कुराहट से हर किसी का दिल जीत लेती है। फिर उसकी अपनी किस्मत ऐसा खेल क्यों खेल रही है उसके साथ? उस दिन जब पहली बार मैंने उस बच्ची को देखा था, मुसीबत की उस घड़ी में भी एक अलग सी चमक नजर आई थी गंगा की आंखों में। मैंने आपसे कहा भी था, जीने की ललक है इस बच्ची में। ये उन लोगों में से नहीं है जो हालात के सामने घुटने टेक दे, हार मान जाए। और गंगा की यही खासियत की वजह से एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया हम दोनों के बीच। आप ठीक करें निरंजन बाबू, बहुत समझदार है। उसी पल राघव जी, मन ही मन खुद से एक वादा कर लिया था मैंने कि अब गंगा के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगा। गंगा को अपनी धारा खुद बनाने की आजादी दूंगा। जितनी हो सके मदद करूंगा गंगा को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कमजोर पड़ गया मैं। खुद से किए हुए वादे को निभाने की क्षमता खो बैठा हूं। हार गया मैं राघव जी। गंगा को अपने बाबू से जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतर सका। पहले मैंने गंगा को पढ़ाने की जिद की थी, उसकी आंखों को यह सपना मैंने दिया था। और जब गंगा ने ठान ली अपने बाबू का दिया हुआ सपना पूरा करने की, जी जान से जुट गई वो। पंख तलाश कर लिए उसने, उड़ना चाहती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने अम्मा जी उसके रास्ते में खड़ी हो गई। उसके पंख काट कर वापस उसे जमीन पर लाना चाहती है। और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं खुद को। निरंजन बाबू, ऐसा क्यों सोचा आपने? आपसे जो बन पड़ा आपने किया। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। नहीं राघव जी, सिर्फ मंजिल दिखाने से ही कुछ नहीं होता। मैंने तो शांत पड़े पानी में कंकड़ फेंक कर हलचल मचा दी है। अब वो शांत नहीं रहेगी। अब गंगा को रोकना इम्पॉसिबल है। गंगा ने कुछ करने की ठान ली है और अब वो अपना मकाम हासिल करके रहेगी। इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी उसके चेहरे से मायूसी कोसों दूर है। उसकी आंखों में वो चमक अब भी जिंदा है। गंगा के विश्वास से मुझे भी विश्वास हो गया है कि चाहे जो हो जाए वो नहीं रुकेगी, हमेशा बहती रहेगी वो। काश उसका विश्वास, उसकी हिम्मत उसके सपनों को पतंग की तरह आसमान में ले जाए। हर वो अधिकार, हर वो खुशी मिले जिस पर उसका हक है। गंगा को हर काम में कामयाबी मिले। ऐसी धारा बने जिसे देखकर सब नाज करें, तारीफ करें, उस जैसा बनने का सपना देखें। अगर झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। अम्मा जी, ये धर्म कर्म के काम में ना बहुत थकान हो जाती है। महाराज जी, एक गिलास शरबत लेके आइए, ठंडा शरबत।
हाँ लाता हूँ, पहले अम्मा जी को पानी तो दे दो। हाँ भैया पानी पिला दो महाराज जी, बहुत बहुत। अम्मा जी हमें तो मजा आ गया आश्रम में। भाई धर्म कर्म के काम करके सुकून मिल जाता है मन को। अम्मा जी गलत कह रहे हैं तो बोलो आप। ना 16 आने खरी बात कही आपने दामाद जी। हाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन हरकत इतनी ओछी। अपनी आंखों से ना देखा होता तो विश्वास नहीं होता मुझे। पता नहीं अम्मा जी अपने दामाद का असली चेहरा कब देख पाएंगी, क्योंकि मैंने बता भी दिया तब भी उन्हें भरोसा होने से रहा। अच्छा लगा। बस 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 रतन की बहू कितना पुण्य कमाएगी मेरी सेवा करके। ये गंगा कहाँ है? आश्रम में भी नहीं दिखी। अम्मा जी ये लो अम्मा जी, तुम्हारे लिए गर्म पानी लाए हैं। पूजा में बैठे बैठे पैर तक गए होंगे ना, तुम सेक लो, हम तुम्हारा बिस्तर झाड़ के आए। ये लड़की तू बाल लहरा के कहाँ घूम रही है? जाके बाल बना। हाँ। क्या हो गया इस लड़की को भाई? सुबह तक तो स्कूल ना जाने के लिए मुंह लटकाए घूम रही थी और अचानक मेरी इतनी चिंता। सत्संग का असर हुआ होगा इस चिकने घड़े पर। मुझे गंगा से पूछना चाहिए कि उस दिन उसने मंदिर में क्या देखा था। पूरी बात का पता लगाना होगा, उसके बाद ही कुछ करने की सोच सकती हूँ। गंगा जी तुमको कुछ बताना है? वो अम्मा जी। गंगा बेटा पहले मुझे ये बताओ कि उस दिन जब सुधा जी ने ओमकार भाई साहब को थप्पड़ मारा था तो तुमने सुना था उन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? हम तो सीढ़ी के ऊपर थे और सुधा बुआ और अम्मा जी के दामाद जी नीचे पेड़ के पास। हमने कुछ सुना नहीं, बस इतना देखा कि सुधा बुआ ने अम्मा जी के दामाद जी को जोर से थप्पड़ मारा, धक्का दिया और चली गई। बहुत गुस्से में थी वो। भौजी पर तुमने क्या पूछा? उन दोनों के बीच दोबारा झगड़ा हुआ है क्या? बताओ ना भौजी क्या हुआ? और सुधा बुआ ने अम्मा जी की दामाद जी को थप्पड़ क्यों मारा? बेटा मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो शायद तुम्हें नहीं बता पाती। मगर मुझसे तो कह सकती हो। अच्छा हुआ बाबू तुम आ गए, बहुत बड़ी बात बतानी है तुमको। थोड़ी देर रुक जाओ गंगा, पहले मुझे तुम्हारी बहूजी से कुछ पूछना है, बाद में तुमसे बात करता हूं। ओके? मैं अपने रूम में हूं। जी किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी, पर जब सुनेंगे ना कि हमने अपना खुद का दाखिला पक्का करवा लिया है किसी और स्कूल में, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। हम अभी बता कर आते हैं। ओ हो।
क्या हो रहा है? गिरा देगी क्या? क्यों फुदक रही है तू इतना? हाँ, तुम भी सुनोगी ना अम्मा जी तो चौंक जाओगी। क्यों? अब कौन सा गड़बड़ घोटाला कर दिया तूने? पहले सबको इकट्ठा कर ले फिर बताते। हम अभी अरे रुक। ओए शालिग्राम जी, पता नहीं अब कौन सा नया तूफान खड़ा करेगी ये लड़की। रक्षा करो हमारी सबकी सब। क्या बात कर रहे हैं साले बाबू? पूछ रहा हूं आपसे, जो कुछ भी मैंने सुना क्या वो सच है? आखिर उस लड़की गंगा ने अपना मुंह खोल ही दिया। हमारी धमकी का भी कोई असर हुआ नहीं उस पर। आश्रम में माधवी ने भी देखा आपको सुधा जी के साथ। जिस तरह की बातें हो रही थी आप दोनों के बीच, क्या मतलब है उसका? हम तो इतना ही कह सकते हैं साले बाबू, कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। वो जो लड़की है गंगा, बच्ची ही तो है ना। रही बात सलज जी की, तो हाँ, सुधा जी और हमारे बीच बहस हुई थी। पता नहीं कैसे कोई गलतफहमी हो गई उन्हें। हम मदद करना चाह रहे थे उनकी, और उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया और हाथ छोड़ दिया हम पर साले बाबू। और आप तो हमें जानते ही हैं कि इस तरह की बात मतलब कोई हम पर हाथ छोड़ दे और बर्दाश्त कर सकते हैं हम? नहीं ना। अगर फिर भी हम चुप रहे साले बाबू, पता है क्यों? क्योंकि सुधा जी एक महिला हैं और हमारे मन में उनके लिए थोड़ा बहुत सम्मान है। इसलिए थप्पड़ खाने के बाद भी हम चुप रहे और उस बात को हमने आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। तो साले बाबू, अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी हमें। हम सुधा जी की गलतफहमी दूर करना चाहते थे, मिलना चाहते थे उनसे। और वहां पाठ के दौरान हमें उनसे मिलने का अवसर मिल गया। बस हाथ जोड़कर विनती की उनसे हमने कहा कि अगर आप चाहें तो 2-4 थप्पड़ हमें और मार लीजिए। अगर हमारी भावना को संदेह की नजर से मत देखिए। हम सुधा जी पर तो दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनसे तो हमारी जान पहचान अभी अभी हुई। लेकिन अपनों का क्या साले बाबू, हमारे अपनों को ही हम पर भरोसा नहीं है, विश्वास ही नहीं है हम पर। क्योंकि अगर विश्वास होता ना साले बाबू, तो आप हमसे ये सवाल करते ही नहीं। आप सुधा जी के पास जाते, उनसे बात करते, उन्हें समझाते। हम आपकी स्वर्गीय बहन सुमन के पति हैं साले बाबू, और ईश्वर साक्षी है कि आज तक हमारे जीवन में कोई दूसरी औरत आई नहीं। अरे हमने तो किसी दूसरी औरत की तरफ नजर तक उठा के नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बहन की जगह हमारे जीवन में कोई और ले ही नहीं सकता। कितना दुख हो रहा होगा सुमन को ये देखकर कि उसके पति पर कैसे कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं। हम कुछ ज्यादा तो नहीं कहेंगे साले बाबू, क्योंकि अगर हम कुछ ज्यादा कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने बचाव में कोई सफाई दे रहे हैं। सफाई वो देता है जिसने कोई अपराध किया, और हमने कोई अपराध नहीं किया। अगर आपको फिर भी हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप सुधा जी से जाकर बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर माफी जरूर मांग सकते हैं साले बाबू। माफ कर दीजिए हमें। नहीं जी, बात आप पर यकीन न करने और इल्जाम लगाने की नहीं है।
लेकिन जो सुना और जिस तरह के सवाल उठे मन में, उनका जवाब पाने की कोशिश तो करनी थी मुझे। आप हमारे अपने हैं, इसलिए खुलकर बात कर ली आपसे, वरना गंगा और माधवी की बात सुनकर आपके लिए गलत धारणा बनाकर चुप बैठ जाता मैं। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आप सुमन दीदी को कितना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप उन्हें बहुत चाहते हैं और कितना कुछ किया है आपने उनके लिए। और ये भी जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे कभी भी जिससे कि उनकी आत्मा को तकलीफ हो। लेकिन एक और बात समझ लीजिए आप कि पेशे से वकील हूं। एक तरफा बात सुनकर तसल्ली नहीं होती मुझे। जब तक बात की गहराई तक नहीं पहुंच जाऊं, परिस्थिति को समझ न लूं, नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। दोनों पक्ष की बातों को सुनना जरूरी है, इसलिए आसानी से सच को सच नहीं मानता और झूठ को झूठ भी नहीं। सवाल करके आपको दुख पहुंचाया, इसलिए माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आइंदा से कभी भी किसी को भी इस तरह की कोई गलतफहमी ना हो। माधवी, सुनिए, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ओमकार भाई साहब की बात पर विश्वास करना मुश्किल है मेरे लिए। मैंने बताया था ना आपको कि आश्रम की औरतें क्या बातें कर रही थी, और फिर सुधा जी को जो कुछ भी कहते हुए सुना मैंने ओमकार भाई साहब से, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गलतफहमी हुई। हाँ, ये सच जरूर है कि पूरी सच्चाई मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो भी है कोई बहुत बड़ी बात है। तलत जी को भरोसा नहीं है हम पर, और साले बाबू ने आज हमें सुन तो लिया, मगर सलाह के तौर पर धमकी भी दे गए। क्योंकि हर बात की गहराई तक जाना और परिस्थिति पर नजर रखना काम है उनका। हमें अब चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। जल्दी जल्दी चलो ना सब लोग, बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बोल के बोर करेगी। मम्मी, दादी, पुलकी भैया, दीदी, इन सबको क्यों बुलाया है? बात क्या है? हाँ, रुको ना, पहले बहूजी और बाबू को भी आने दो। ओफो, क्या है? अम्मा जी हमें ऐसे बुला रही है जैसे हम मरे जा रहे इसकी बकवास सुनने के लिए। ए लड़की, हम लोग को यहाँ बेकार नहीं बैठे कि जो तू इकट्ठा कर रही है। बता, किस लिए महफिल सजाया है? आ गए बाबू और बहूजी। तुम ऐसा सोचती हो ना अम्मा जी कि हम तुम्हारी बात जरा भी नहीं मानते? गलत। हम तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते जिससे तुम गुस्सा हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने हमें स्कूल जाने से काहे रोका? अरे फिर वही बात। बोलो ना, काहे रोका हमें स्कूल जाने से? वो इसलिए कि विधवा होते हुए तू रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, और घुटनों तक फ्रॉक तो बिल्कुल नहीं। बस ना, और कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? अब नहीं, अब और क्या परेशानी होगी मुझे? अगर होती तो तुझे परीक्षा देने की आज्ञा देती क्या? वही तो, तुम्हारी बात झट से समझ गए हम कि तुम्हें बस वो रंगीन यूनिफॉर्म से परेशानी है, हमने स्कूल जाने से नहीं, है ना? अब विधवा लोगों के नियम
जानते हो, हमें क्या पता। तुमने समझाया तो हम समझ गए कि कपड़े सफेद होने चाहिए और पूरे पूरे होने चाहिए, ऐसे घुटने तक नहीं, है ना? हाँ हाँ लड़की, लेकिन अम्मा जी तुम भी चिंता दूर कर दी हमने। ढूंढ लिया ऐसा स्कूल जहाँ पर लड़कियाँ सफेद कपड़े पहन के जाती है।